नमस्कार दोस्तों, एलसीएम ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक, हम लोग आधुनिक इतिहास को पढ़ रहे हैं और आधुनिक इतिहास में हम लोग पिछली क्लास में बक्सर का युद्ध देखे थे। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में हम ये कहे थे कि बक्सर के युद्ध के बाद हम अगली क्लास में आपको दक्षिण भारत में ले चलेंगे, जहाँ पे आपका सामना जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान से होगी, और ये देखेंगे कि किस तरह से उत्तर भारत का जो इस्तेमाल ये लोग दक्षिण भारत में करते हैं। उत्तर भारत से जो संपत्ति प्राप्त होती है किस प्रकार से दक्षिण भारत में इस्तेमाल करके पूरे भारत को अपने कब्जे में लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले जब बक्सर का युद्ध होता है तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोग भी सुने होंगे कि जो द्वैध शासन प्रणाली ये कब से स्टार्ट हुई और क्यों स्टार्ट हुई न, और इलाहाबाद और कोकड़ा वाला भी प्रश्न पूछता है कि इलाहाबाद और कोकड़ा जिला जो है कब जो है मुगल बादशाह को दिया गया और किस संधि के द्वारा दिया गया। तो ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आप लोगों के सामने जो है आज मैं लेकर आया हूँ, ताकि छोटी से छोटी चीज़ भी आपका छूटने ना पाए और एग्ज़ाम में आप लोग कर ले जाएं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा दोस्तों कि बक्सर के युद्ध में जो पराजय होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना रहती है भारत की एक बहुत ही विशाल सेना को पराजित कर देती है, और उस विशाल सेना में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों की सेनाएं मौजूद रहती हैं। और इस विशाल सेना को बक्सर के मैदान में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति जो मुनरो रहता है, मुनरो के सेनापतित्व में इतनी विशाल सेना हार जाती है, और मुनरो के सेनापतित्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना जीत जाती है। तो इसके बाद अब हम लोग देखें कि हारने के बाद क्या होता है। दोस्तों, हार तो गए ही थे, और ये भी पता हो गया था कि हमारे देश में जितनी भी सेनाएं थी, भीड़ तो बहुत थी, लेकिन उन सेनाओं की गुणवत्ता कम थी, उन सेनाओं की गुणवत्ता कम थी। इसलिए जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की गुणवत्ता को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए अब देखते हैं कि बक्सर का युद्ध हारने के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है उसके पीछे क्या को कारण होता है। दोस्तों, दिल्ली, अवध और बंगाल, ठीक, ये तीनों ही जो है जो जगह के जो शासक है वो हार गए रहते हैं। और हारने के बाद अंग्रेज लोग यदि दोस्तों चाहते तो पूरे उत्तर भारत में ये लोग अपना हुकूमत स्थापित कर सकते थे, स्वयं शासक बन सकते थे। लेकिन अंग्रेज इस बात को जानते थे कि इस क्षेत्र में जितनी पब्लिक है, जो जनता है, वह जिस शासक के अंडर में रहने का आदी हो चुकी है उसी शासक के अंडर में रह पाएंगे। बैठने को तो हम भी बैठ जाएंगे, लेकिन जैसे है हम उन पब्लिक का शोषण करना चालू करेंगे, वो तुरंत हमारे खिलाफ विद्रोह कर देंगे। और इस विद्रोह से बचने के लिए उन लोग डायरेक्ट जो है गद्दी पे नहीं बैठे, खुद सामने नहीं आए, बल्कि इन तीनों ही जगहों पर अपने जो है शासक को, मतलब उन्हीं शासक को एक कठपुतली की तरह बैठा दिए कि जैसे हम कहेंगे वैसे ही तुम शासन करोगे और जो हम चाहेंगे वही करोगे। अब हार तो गए ही थे। तो बक्सर के बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है दोस्तों, इलाहाबाद की संधि होती है, तो इलाहाबाद की संधि अगर अंग्रेज लोग चाहते तो तीनों लोगों से एक ही साथ संधि कर सकते थे, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा नहीं किए, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि अगर एक ही साथ ही हम संधि को करते हैं तो हमको कम फायदा होगा। तो मुगल बादशाह से लोग अलग संधि करते हैं, नवाब के अवध के नवाब से लोग अवध संधि करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि इलाहाबाद में जो संधि होती है वह दो संधि होती है दोस्तों। इलाहाबाद की दो संधि होती है, अलग अलग डेट पे होती है। एक संधि होती है आपकी 12 अगस्त 1700
ईस्वी को, और दूसरी संधि होती है दोस्तों 16 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ अलग अलग, क्योंकि जो क्वेश्चन वो बनते हैं सो अलग अलग समझे रहेंगे तो एकदम कन्फ्यूजन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा आप लोगों का। तो जो 12 अगस्त 1765 को जो संधि होती है वह होती है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से दोस्तों। और जो 16 अगस्त 1765 को संधि होती है, यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला से होती है। शुजाउद्दौला से होती है। ठीक दोस्तों, इसमें जो है जो ईस्ट इंडिया जब बक्सर का युद्ध सभी लोग हार गए थे, तीनों लोग हार गए थे, तब अंग्रेजों ने मुगल बादशाह से कहा कि देखो शाह आलम द्वितीय अब तो तुम हार ही चुके हो और मैं चाहूँ तो तुमको बादशाह के पद से हटा सकता हूँ और खुद मुगल बादशाह बन सकता हूँ। ठीक, और शाह आलम द्वितीय तो अब लाचार था बेचारा, अब क्या करे। वह कहा कि बात तो सही है भाई, जिसकी पराजय हो जाती है उस साम्राज्यवाद में उसको गद्दी छोड़नी पड़ती है। अब जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अंग्रेज लोग कहते हैं कि हम तुमको हटा सकते हैं लेकिन हटाएंगे नहीं, और तुम जो है मुगल बादशाह बने रहो, तुम सम्मान अपना जीवन यापन करो, हमको देखो सिर्फ पैसे से मतलब है, हमको तुम जिस तरह से हम कर रहे हैं उस तरह से तुम काम करते रहो, बाकी हमको कोई दिक्कत नहीं है। शाह आलम द्वितीय कहें कि भाई ठीक है, अब जैसे आपके आदेश होगा, मैं तो एक पराजित शासक हूँ, जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। इलाहाबाद की जो संधि होता है दोस्तों, इसको ठीक से देखिएगा, यह एक ऐसी संधि होती है जिससे पूरी जो शक्ति होती है वह अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। अब किस तरह जाती है, अंग्रेज जो है इनसे कहते हैं कि एक काम करो कि तुम जो है हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक, इन तीनों की दीवानी का अधिकार हमें दे दो। दीवानी का मतलब जो राजस्व वसूली होता है, जो लागान वसूली होता है, जहाँ जहाँ से धन का जो है आगमन होता है, उस सारे क्षेत्रों को वो लोग मांग लेते हैं कि तुम जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमें दे दो। तो मुगल बादशाह कहता है कि हुजूर ठीक है ले लीजिए, ठीक, लेकिन हुजूर एक बात का जो है ध्यान रखिए कि यही तो वो क्षेत्र है जहाँ हमारे दरबार में या हमारे राजकोष में ज़्यादा धन आता था, अब ये भी हाथ से निकल जाएंगे तो शासन प्रशासन चलाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो कहें कि ठीक है, शासन प्रशासन चलाना है तो मैं तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ। कहाँ से करेंगे, अवध से करेंगे। ठीक, अवध का भी तो नवाब हारा था दोस्तों, ठीक, तो साथ में तो कहें कि तुम घबराओ ना, मैं अवध के नवाब से जो है तुमको इलाहाबाद और कुकड़ा का जो एरिया है वो ला करके हम जो है तुमको दे देंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये भी समझौता हुआ कि ये सब लेने के बाद हम तुमको इलाहाबाद और कड़ा ना ये एरिया जो है हम तुमको दे देंगे और आज से इन पर तुम्हारा अधिकार होगा। तो ये कहा कि ये तो अवध के क्षेत्र में, तो क्या अवध के क्षेत्र में है तो क्या अवध का नवाब भी हमसे हारा है, तो जब वो हारा है तो तुम हमारा कहना मान के हमें दे सकते हो, तो क्या वो हमारा कहना नहीं मानेगा, और नहीं मानेगा तो हारे हुए शासक को हम हटा सकते हैं गद्दी से, किसी अपने आदमी को बैठा देंगे। शाह आलम द्वितीय कहता है कि ठीक है। ठीक, इसके बाद ये कहा ईस्ट इंडिया कंपनी कि अब जो है हम तुमको मतलब शाह आलम द्वितीय को, ठीक, इतना ये सब लेने के बाद हम तुमको 26 लाख रुपया, ठीक, वार्षिक पेंशन देंगे।
न, मतलब जितना भी धन उगाही करेंगे उससे हमसे मतलब है, तुमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। जो भी लगान वसूली जो भी जिस तरह से हम करें, ठीक। और तुमको सिर्फ 26 लाख रुपए से मतलब रहेगा। ये 26 लाख रुपए तुमको हर साल हम देंगे, तुम अपना उसको यूज में करना। मतलब कि अब यहाँ से एग्जाम में देखे दोस्तों पूछा जाता है, यहाँ से 26 लाख रुपया जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मिलता है, यह एक पेंशन के रूप में मिलता है, पेंशन के रूप में मिलता है। मतलब अब उसका उत्तरदायित्व तो सब छीन लिए थे, अब शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर हो गया। एग्जाम में इस तरह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, कि सबसे पहला मुगल बादशाह कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, तो वह शाह आलम द्वितीय। 26 लाख रुपया उसे पेंशन दिया जाता था, ठीक। अब दोस्तों इसके बाद जो है ये हुआ कि अंग्रेजों ने कहा न, अब ऐसा मौका अंग्रेजों के हाथ लगा है, आप जानते ही हैं पिछले से कि जब अंग्रेजों के हाथ में इस तरह से सुनहरा मौका आता है तो कभी चूकते नहीं है। अब इतना कुछ करने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब यही मौका है मुगल बादशाह से सारे जो उसके एरिया में जहाँ तक उसका क्षेत्र हो, जितना भी दीवानी मामला सब ले लिया जाए, ठीक। लेकिन अगर उसको गद्दी पे बैठाए हैं तो उसको दिखाने के लिए कुछ न कुछ तो उसको भी 20 देने पड़ेंगे। तो हुआ कि ठीक है, कुछ न कुछ उसको भी अधिकार दे दिया जाएगा। तो यहीं पे दोहरी शासन प्रणाली दोस्तों लागू होती है। और यह जो द्वैध शासन या दोहरी शासन प्रणाली होती है, इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो ये जो है यहाँ से 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि होती है, यहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ होती है। दोस्तों द्वैध शासन व्यवस्था वो प्रारंभ होती है। द्वैध शासन व्यवस्था में होता क्या है, इसमें 2 भागों में पूरे राज्य को बांट देते हैं। पूरा राज्य को दो शासन प्रशासन को दो भागों में बांट देते हैं। एक बांटते हैं दीवानी और एक बांटते हैं निजामत, ठीक। एक बांटते हैं निजामत। निजामत, ठीक। और इस तो तरह से इसको दीवानी और निजामत में बांट जाते हैं, ठीक। और दीवानी का मामला जो अंग्रेज लोग, इनको तो सिर्फ धन से मतलब था और किस मतलब था नहीं। तो वो सारी चीज जहां से धन प्राप्त कर सकते वो अपने पास रखे। इसमें जो है आता है जैसे राजस्व की वसूली हो गई, ठीक। लगान जो है इस तरह की जो जहाँ से धन की प्राप्ति होती है उसे दीवानी कहा जाता है। और जो निजामत होता है वो शासन प्रशासन को लेके देखा जाता है। मतलब निजामत में आता है सेना, ठीक। निजामत में आता है पुलिस, निजामत में आता है न्याय व्यवस्था, ठीक। न्याय व्यवस्था मतलब जो जज होते हैं वो जो है फैसला जो सुनाते हैं। तो सेना पुलिस और न्याय, ध्यान से आप गौर से देखेंगे तो इन तीनों ही क्षेत्रों से एक भी पैसा किसी का आमदनी नहीं होता है, बल्कि उनको वेतन घर से देना पड़ता है, ठीक। तो ये जो है शाह आलम द्वितीय के मत्थे पर उमड़ दिए कि आप जो है इन सब का खर्चा देखिए, अपना शासन प्रशासन अच्छे से चलाइए। और जो दीवानी का मामला है, राजस्व वसूली, लगान वसूली, धन वसूली, कर वसूली, टैक्स वसूली, ये सब हमको दे दीजिए, इसका हिसाब किताब हम रखेंगे, ठीक। अब जो है यहीं से दोहरी शासन प्रणाली स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से दोस्तों जब स्टार्ट होती है तो इस तरह से धीरे धीरे कंपनी की शक्ति और मजबूत होती जाती है। और यहाँ का जो शासक होते हैं मुगल बादशाह की शक्ति और कमज़ोर होती जाती है। और जैसे जैसे कंपनी की शक्ति मजबूत होती जाती है वैसे वैसे वो हावी होता जो चला जाता है, ठीक। ये तो हो गया ये जो शाह आलम द्वितीय के साथ ही जो संधि थी। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को जब ये समझौता हुआ अवध के नवाब से,
4 दिन बाद, 4 दिन पहले जो समझौता हुआ वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से हुआ, और ठीक 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को अवध से भी ये लोग समझौता करते हैं। तो देखिए इससे क्या कहते हैं, कंपनी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से कहते हैं कि देखो हमसे तो भाई तुम्हारी कोई दुश्मनी थी नहीं, हमारी तो दुश्मनी चाहे मीर कासिम अपने से बनाया हो चाहे जो हो, लेकिन हमारी दुश्मनी तो मीर कासिम से थी, बंगाल के नवाब से थी। तुम जो है जबरदस्ती हमसे युद्ध किए, हमारे बिना चाहे तुम तीनों ने गुट बनाकर हमारे खिलाफ युद्ध किया, तो और तुमको हमने हरा दिया, तो हमको जितना भी क्षतिपूर्ति हुई है, उस युद्ध में जितना नुकसानी हुआ है उसकी भरपाई तुम करोगे, अगर नहीं करोगे तो पूरी अवध को अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक। शुजा-उद-दौला कहता है कि हुजूर अब तो हम हार गए हैं, बताइए हमको हार जाने के रूप में क्या देना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है कि 50 लाख रुपया, ठीक, हर जाने के रूप में हमें देना है। ठीक, 50 लाख रुपया हर जाने के रूप में जो है 16 अगस्त 1765 को समझौता होता है कि तुम दोगे तब तुम्हारी नवाबी बची रहेगी और तुम अवध के नवाब बने रह सकते हो। और कहा कि देखो मैं 4 दिन पहले मुगल बादशाह को बोल दिया हूँ कि तुमको इलाहाबाद और कुकड़ा जो है मैं अवध के नवाब से छीनकर तुमको दे दूंगा, और तुम आज के बाद इलाहाबाद और कुकड़ा पर अब तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा, और इस पे तुम्हारा अधिकार समाप्त हो जाएगा, और यह जो चला जाएगा मुगल बादशाह के पास, शाह आलम द्वितीय के पास। ठीक। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद जो अगला समझौता करता है, यह कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नर है, ये कहता है कि ऐसा है कि एक संधि, एक प्रस्ताव तुमको हमारा और मानना पड़ेगा। तो जो शुजा-उद-दौला कहता है कि जी बताइए, तो कहता कि एक ये प्रस्ताव रहेगा कि देखो हम यहाँ भारत में है, तमाम यूरोपीय कंपनियाँ फ्रांसीसियों से युद्ध होता रहता है, कुछ जो है शासक भी हमारे साथ युद्ध करते हैं, तो एक काम तुमको करना पड़ेगा कि जब कोई शासक या यूरोपीय कंपनी हमसे युद्ध करेगा तो तुमको जो है हमारी मदद देनी पड़ेगी, सेना के साथ, अधिकारियों के साथ पूरे दल बल से हथियार लेके आओगे और हमारे साथ मिलकर के हमारे दुश्मन को हराओगे, और इस तो ये समझौता तुमको करनी पड़ेगी, जब भी हम कहेंगे तुम अपना सेना लेकर उपस्थित हो जाओगे। ठीक। तो ये कहा कि ठीक है। ठीक। तो यह सैन्य सहायता की बात जो है करता है। ठीक। लेकिन ये सहायता दोस्तों देखिएगा कि किस तो तरह से होता है। ठीक। और यह जो सैन्य सहायता जो कंपनी को मिलेगी यह निःशुल्क रहेगी। ये क्या रहेगी? निःशुल्क रहेगी। इसका कोई शुल्क कंपनी नहीं देगी। ये मत कहना कि हम सेना लेके आ रहे हैं तो सेना का खर्चा हमें देना पड़ेगा। ठीक। तो अवध का नवाब कहा कि ठीक है हुजूर, लेकिन ये भी बात बताइए कि हमारा भी तो भाई दुश्मन है, हमारे भी तो आक्रमण हो सकता है। तो कंपनी के कहा कि क्यों नहीं हो सकता है, तुम्हारा भी हम मदद करेंगे, घबरा क्यों रहे हो, मदद हम तुम्हारा भी करेंगे, हम तुमको भी सैन्य सहायता देंगे, लेकिन इसमें एक अंतर रहेगा। अंतर क्या रहेगा कि हम जो तुमको सैन्य सहायता देंगे उसका पूरा खर्च तुमको उठाना पड़ेगा। ठीक। तुमको भी सैन्य सहायता मिलेगी, लेकिन इसका तुमको शुल्क देना पड़ेगा। दोस्तों देख लीजिए, एक पराजित शासक और एक विजेता शासक के बीच जो संधि होती है तो वह संधि पूरी तरह से विजेता के पक्ष में झुकी हुई रहती है। और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे अवध के नवाब के साथ 50 लाख रुपया हर जाना दिया। इतने से भी इन लोगों का मन नहीं भरा। यहाँ से 3 बंगाल, बिहार, उड़ीसा मुगल बादशाह से लिए थे बदले में कि इलाहाबाद और को कड़ा दिए। इसके बाद इसमें तो एकदम हद ही कर दिए कि हम सैन्य सहायता दे देंगे तुमको, तो जो है हमको तुम्हें कीमत देनी पड़ेगी, और जब तुम हमारी सैन्य सहायता करोगे, कंपनी की करोगे, तो तुमको निःशुल्क करना पड़ेगा। ठीक। ये
द्वैध शासन प्रणाली, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि द्वैध शासन प्रणाली कहते हैं जो दीवानी जो है कंपनी अपने हाथों में ले लेती है और जो निजामत रहता है ये बादशाह के पास रह जाता है। ठीक, और अब इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनेगा वो ये बनता है कि इलाहाबाद की जो संधि होती है वो किस युद्ध के बाद होती है, तो बक्सर के युद्ध के बाद होती है। ठीक, और इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ किस डेट पे हुई, तो 12 अगस्त 1765 को हुई। ठीक, और इलाहाबाद की संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ किस डेट पे हुई, तो 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई। ठीक, अगला क्वेश्चन आप सबसे बनेगा कि इलाहाबाद के संधि के द्वारा जो मुगल बादशाह था वह किन किन प्रांतों को कंपनी को सौंप देता है, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के हाथ में चला जाता है। अगला क्वेश्चन कि किस संधि के द्वारा जो है अवध के नवाब से इलाहाबाद और कोकड़ा ये दोनों जिले लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिए जाते हैं, तो यह इलाहाबाद के संधि के द्वारा। ठीक, और यह भी पूछा जाता है कि मुगल बादशाह को इलाहाबाद के संधि के द्वारा कितने पैसे पेंशन के रूप में दी जाने लगी, तो 26 लाख रुपया दी जाने लगी। ठीक, यह भी पूछा जाता है कि भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई, तो भारत में द्वैध शासन की शुरुआत इलाहाबाद की संधि से हुई। कभी ऑप्शन में इलाहाबाद की संधि देता है, कभी ऑप्शन में 12 अगस्त 1765 देता है। ठीक, तो इस तरह से यह भी पूछा जाता है कि जब दीवानी का अधिकार है वह किसके पक्ष में रहता है, तो दीवानी का अधिकार कंपनी अपने हाथ में ले लेती है, और जो निजामत का अधिकार रहता है वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मिल जाता है। ठीक, और यहाँ से जब हम अवध में देखेंगे तो इसमें से प्रश्न बनता है कि जो है इलाहाबाद की संधि के द्वारा अवध का नवाब कितना पैसा हर्जाने के रूप में देता है, तो 50 लाख रुपया हर्जाने के रूप में कंपनी को देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक, कि किस संधि के द्वारा इलाहाबाद और कोकड़ा जिला अवध के नवाब से छीनकर जो है मुगल बादशाह को दे दिए जाते हैं, तो इलाहाबाद की संधि द्वारा। ठीक, और यह जो है सैन्य सहायता भी पूछता है, थोड़ा बड़े एग्जामों में कथन और को कारण दे करके पूछ देता है। जैसे कथन ए में दे देगा कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो नवाब का सैन्य सहायता कंपनी को निःशुल्क दे देना निश्चित हुआ, कथन ए। और कथन आर में रहेगा कि जो कंपनी जो है नवाब को सैन्य सहायता देना जो है एक उचित शुल्क के द्वारा निश्चित हुआ, तो ए आर दोनों सही माने जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी हैं दोस्तों। ठीक, तो इस तरह के यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसको आप लोग अच्छे से देखें और इसको समझें। इसको अगर दिक्कत होगी तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, और आप लोग जितनी भी वीडियो हमारी पड़ी हुई है सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाल दे दिए जाएंगे कल, और सारे जो है क्वेश्चन आप लोग देख के और वीडियो देख करके उस हिसाब से क्वेश्चन को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इतना सा हम लोगों का साथ दे देंगे तो आप लोगों का रिजल्ट होगा, और ये दावा हमारा है, क्योंकि इस लॉकडाउन में पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है, और जो धीरे धीरे भी चलता रह गया उसको मंजिल निश्चित मिलेगी। जो एकदम रुक जाएगा फिर उसके लिए जब लॉकडाउन खुलेगा तो अचानक में सारे एग्जाम चालू होंगे, और उस समय उसको बहुत बड़े विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।